बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज मी हाफिज ज़फ़र अवान। अच्छा, जो बच्चों आज जो है वो हमारी फर्स्ट क्लास है, समझ लो। इससे पहले की जो क्लास थी वो जस्ट एक जो है वो हमने सिलेबस को डिस्कस किया था और हमने ये देखा था कि हमने पढ़ना किस तरीके। तो आज हम लोगों ने अपनी फर्स्ट क्लास जो है वो स्टार्ट कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, IS-16 को हम लोगों ने डिस्कस करना है, IS-36 को हम लोगों ने डिस्कस करना है। यानी कि इस वीक के अंदर मेरी कोशिश ये रहेगी, IS-16, IS-36, IS-40, इन तीनों IS को हम लोग कवर करें। अच्छा, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? स्ट्रेटेजी पढ़ने की ये रहेगी कि स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि बेटा सबसे पहले हम थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज की जो हमारी क्लास होगी ओवरऑल जो है वो कंसेप्चुअल बेस होगी, जिसमें मैं आज की क्लास के अंदर आप लोग की बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। फिर कल की क्लास के अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और साथ साथ हम एमसीक्यूज को, जो ACCA की है, जो कैफ की किट्स हैं, उनकी एमसीक्यूज को, जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि हम किट्स को भी सॉल्व करेंगे, साथ साथ एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। तो कल की ही क्लास में इंशाल्लाह ताला हमारी एमसीक्यूज भी स्टार्ट हो जाएगी और साथ में हम क्वेश्चंस को भी जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो IS-16 चलिए जो हम स्टार्ट करने चल लगते हैं। मैंने आपको ये बता दिया कि पढ़ने का तरीकाकार क्या होगा, कि किस तरीके से पढ़ना है। कि हम लोगों ने आज की क्लास में कंसेप्ट डिस्कस करना है, बेस अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, फिर उसके बाद हमने क्वेश्चंस की तरफ जाना है, फिर उसके बाद हमने एमसीक्यूज की तरफ जाना है। अच्छा, पेपर में जो आपका आईसी में पेपर में जब क्वेश्चन आ रहा होता है, तो वो जो क्वेश्चन आ रहा होता है वो इस तरीके से आ रहा होता है। एग्जामिनर, लास्ट टाइम मैंने देखा कुछ स्टूडेंट से पूछा था, तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन उसने पूछा हुआ। अब वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन किससे पूछा हुआ था? IS-16 से नहीं पूछा हुआ था, IS-40 से भी नहीं पूछा हुआ था, IS-36 से भी नहीं पूछा हुआ था। कुछ IS को मर्ज करके उसने पूछा हुआ। 10 मार्क्स का क्वेश्चन काफी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन पेपर के अंदर आया हुआ था। कुछ आईएएस को मिलाकर वो एक क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है, मतलब 5-5 नंबर के उसने दो सवाल पूछ लिए। उसमें एक इंटेंजिबल एसेट का भी आप लोगों का चैप्टर जो है वो आईएएस जो है वो शामिल है। मतलब ये चार चैप्टर्स को मिलाकर आपका प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इम्पेयरमेंट और इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद जो है इंटेंजिबल एसेट्स, इन चारों को मिला करके एग्जामिनर ने एक अच्छा सा सवाल बना देता है। जैसे कैश जनरेटिंग यूनिट्स में से जो है कोई कोई ना कोई एक सवाल आता है। तो इसको थोड़ा सा दिल लगाकर और आप लोगों ने मेहनत करके जो है वो पढ़ना। मैं भी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को जितना हो सकता है अच्छे से अच्छा जो है वो पढ़ा सकूं। अच्छा जी, माइक थोड़ा पास कर लें, और कितना पास करें यार। सही, अब आवाज आ रही है मेरी? अब आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। IS-16 में क्या है? IS-16 आपका पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है आपके फिक्स एसेट्स पे। और फिक्स एसेट्स में कौन से आपके फिक्स एसेट्स होते हैं? जो आपके बैलेंस शीट के अंदर जो आपकी जो लाइन होती है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रही होती है आपके फिक्स एसेट्स। तो IS-16 जो है उसका ट्रीटमेंट आपको बताता है कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को आपने किस तरह से ट्रीट करना है। अच्छा, फिक्स एसेट्स को और भी IS है जो कि ट्रीट, उसका ट्रीटमेंट जो है वो आपको बता रहे होते हैं। लेकिन जो आपका स्टार्टिंग होता है वो IS-16 से स्टार्ट होता है, और फिर उसके बाद ग्रेजुअली आप आगे आगे बढ़ते हैं। तमाम IS जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। अब IS-16 के अंदर है क्या, हम लोगों ने क्या पढ़ना है टोटली इस IS के अंदर? क्या टोटली इस IS के अंदर ये है कि कॉस्ट मॉडल आपको पढ़ना है, रीवैल्यूएशन मॉडल आपको पढ़ना है, और आपने एसेट का डिस्पोजल पढ़ना। ये तीन बातें जो है IS-16 आपको बता रहा होता है कि छोटे से IS के अंदर, कि कॉस्ट मॉडल क्या होता है, और आपका रीवैल्यूएशन मॉडल क्या होता है, और इसके अलावा जो है वो डिस्पोजल ऑफ एसेट क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इससे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉस्ट मॉडल आप किसे कहते हैं। कॉस्ट मॉडल होता है जब भी आप किसी भी एसेट को परचेज करते हो, किसी भी एसेट को बाय करते हो, तो आप इनिशियली उसको रिकॉर्ड करते हो उसकी कॉस्ट को। और अब तक हम लोगों ने यही देखा होगा
काफी सारे स्टूडेंट जो है वो बीबीए से या एमबीए से या जो है वो बीकॉम वगैरह से भी आ रहे होंगे। तो उन लोगों ने यही देखा होगा कि जब भी उन्होंने एसेट को खरीदा तो जिस अमाउंट से जिस वैल्यू से उन्होंने एसेट को खरीदा उस वैल्यू से जो है वो उस एसेट को अपने पास जो है वो क्या कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। यानी कि एक भी बंदी है एसेट डेबिट हो जाता है, कैश या पेबल क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। इसको आप कहते हो कॉस्ट मॉडल। अब कॉस्ट मॉडल को हम थोड़ा सा और डीपली एनालाइज करेंगे कि जब भी आप एसेट को परचेज करोगे या जब भी आप एसेट को फर्स्ट टाइम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करने जा रहे होगे तो किस तरीके से आपने उसको रिकॉर्ड करना है, यानी कि उसकी इनिशियल मेजरमेंट क्या हो। हमेशा याद रखिएगा, जो आपका एसेट है उसकी जो इनिशियल मेजरमेंट होती है ना वो कॉस्ट मॉडल पे होती है। रीवैल्यूएशन मॉडल पे तो आप बाद में जाते हो। रीवैल्यूएशन मॉडल क्या होता है आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा, पहले हम बात कर रहे हैं कॉस्ट मॉडल कि जब इनिशियली जब फर्स्ट टाइम आप अपने एसेट को रिकॉर्ड करोगे तो आप किस मॉडल को यूज कर रहे होगे, कॉस्ट मॉडल को यूज कर रहे हो। अब कॉस्ट मॉडल के अंदर इनिशियली मेजरमेंट क्या होती है कि जब आपने एसेट को रिकॉर्ड करना है उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं आप लोगों को। ये 3 पॉइंट्स जो है वो आपके माइंड में होने चाहिए। इनके क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे लेकिन पहले हम इन 3 पॉइंट्स को जो है वो समझ लेते हैं। एसेट को आप फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करने जा रहे हो तो आपको एसेट की प्राइस, ये कितने का आपने एसेट परचेज किया उसमें आपने कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, इनको क्या करना है, ऐड करना है। और डिस्काउंट्स वगैरह को आपने क्या करना है, माइनस करना है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। पॉइंट नंबर 1 इज कि आपने एसेट कितने का बाय किया। लेट्स सपोज अगर आप उस एसेट को इंपोर्ट कर रहे हो तो कस्टम ड्यूटी क्या है, इंपोर्ट ड्यूटी क्या है, वो आपने क्या करना है, एसेट की कॉस्ट में क्या कर देना है, शामिल कर देना है। और उसके बाद अगर कोई डिस्काउंट्स वगैरह हैं आपको परचेज करते वक्त मिल रहे हैं तो उन डिस्काउंट्स को आपने क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपका ये हो। सेकेंड पॉइंट आपका ये है कि जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होती है आपकी, जो डायरेक्टली रिलेट कर रही होती है आपके एसेट की कॉस्ट से परचेज करते हो, मतलब जिसको आप इग्नोर ही नहीं कर सकते, उस कॉस्ट को अगर आप इनकर ना करो तो आपका एसेट यूजेबल कंडीशन में नहीं आ सकता। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं क्लास लेने जा रहा हूँ आप लोगों की, तो क्लास के लिए मुझे एक अदद माइक चाहिए, एक मुझे जो है वो बोर्ड चाहिए, एक अदद मुझे कैमरा चाहिए, एक अदद मुझे लैपटॉप चाहिए, एक छोटी सी जो है वो मुझे लाइट चाहिए। ठीक है, तब मैं जो है वो क्लास ले पाऊंगा। मतलब कि मैं मेरा जो मेरी जो जो लैपटॉप है मेरा और जिसकी हेल्प से मैंने आप लोगों की क्लास लेनी है, ये यूजेबल कंडीशन में तब आएगा जब ये सारी चीजें क्या होंगी, एक्टिव। तो एसेट की कॉस्ट के अंदर हर वो चीज ऐड होगी, हर वो चीज ऐड होगी जो आपके एसेट को यूजेबल कंडीशन में लेकर आ रही हो। All those expenditure which makes the asset in usable condition are added in the cost of fixed asset। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जितने भी आपके ऐसे एक्सपेंडिचर जो आपके एसेट को यूजेबल कंडीशन में लेकर आए तो आपने उनको क्या कर देना है, ऐड कर। तो दूसरी बात तो ये हो, पहली बात क्या कि भाई अगर कोई परचेज प्राइस है, आपने इनवॉइस प्राइस दी, फिर उसके बाद जो है वो कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह है, उसको आप क्या करोगे, ऐड करोगे। अगर कोई डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है तो उसको आप क्या कर दोगे, माइनस करोगे। और इसके अलावा जितनी भी कॉस्ट है जो आपके एसेट को यूजेबल कंडीशन में लेकर आ रही है उन कॉस्ट को भी आपने क्या करना है, ऐड करना है। जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिखा है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो गई, असेंबली कॉस्ट हो गई, तो ये सारी चीजें भी आपके एसेट की कॉस्ट में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये दूसरी बात ये होगी। ये इनिशियल मेजरमेंट की बात हो रही है कि जब इनिशियली हम एसेट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। अब आएगी बात थर्ड पॉइंट कि थर्ड पॉइंट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटल। अगर कोई एसेट ऐसा आपका एसेट है जिसको आपने इंस्टॉल किया है तो जाहिर सी बात है इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ रही है। ऐसे ही जब आपका एसेट यूजेबल कंडीशन में नहीं रहेगा
एसेट की एक लाइफ होगी, 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, और उस 10 साल की लाइफ के बाद या उस 15 साल की लाइफ के बाद जब आपका एसेट यूजेबल कंडीशन में नहीं होगा तो अब आप उसको अपने पास से क्या करोगे, हटाओगे। अब जब आप उसको हटाओगे तो एक डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी आएगी, तो उस कॉस्ट को भी आप क्या करोगे, ऐड करोगे। तो ये तीन बातें आप लोगों ने याद रखनी है। परचेज प्राइस, उसमें कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह, अगर कोई डिस्काउंट आ गया तो उसको आपने क्या कर देना, माइनस कर देना। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट यानी कि इंस्टॉलेशन असेंबली कॉस्ट हो गई, और कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, कि अगर कोई कॉस्ट आप देखोगे कि 10 साल बाद जब इस एसिड को हम अपनी फैक्ट्री में से, अपने प्लांट में से इसको हटाएंगे तो इतनी कॉस्ट हमें और इंकर्ड करनी पड़ेगी, तो उस कॉस्ट को भी आप क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है। लेकिन जो देखो, जितनी भी कॉस्ट थी ना आपकी, परचेज प्राइस थी या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, ये जो ऊपर ए और बी जो दो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये दो पॉइंट्स ऐसे जो कि एक्चुअल में, प्रेजेंट्स में। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है, पॉइंट नंबर सी है, वो है कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग। अब कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग क्या है, वो तो फ्यूचर की कॉस्ट है, वो तो फ्यूचर की कॉस्ट है। तो उस कॉस्ट को आप क्या करोगे, एस्टिमेट करोगे। वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट नहीं होगी, उसका नहीं पता होगा आपको। तो एक फ्यूचर में आप देखोगे कि जब 5 साल एसेट की लाइफ पूरी हो जाएगी और जब हम इसको हटाएंगे तो तब हमें कितनी कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ेगी, उस कॉस्ट को भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ तक सब बच्चों को बात क्लियर हो गई। अभी डिसमेंटलिंग कॉस्ट के ऊपर मैंने और बात करनी है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो, सबको क्लियर है? क्लियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट के ऊपर। इसको हम थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। हमेशा याद रखना, डिसमेंटलिंग कॉस्ट को जो आप इनकर्ड करोगे, 5 साल बाद करोगे या 10 साल बाद करोगे, जब आपके एसेट की लाइफ क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। ठीक है। और आप अंदाजा लगा रहे हो, सपोज करो अंदाजा लगा रहे हो कि मुझे जो है वो 5 साल बाद 1 लाख रुपए और खर्च करना पड़ेगा इस एसेट को हटाने में। 5 साल बाद 1 लाख रुपए मुझे और खर्च करना पड़ेगा इस एसेट को हटाने में। अब ये जो 1 लाख की कॉस्ट है, ये जो 1 लाख की कॉस्ट है, इसको भी मैं क्या कर लूं, ऐड कर लूं। लेकिन आई 16 ये फरमाता है कि वो जो 1 लाख की कॉस्ट है, ये फ्यूचर वैल्यू है, कि 5 साल बाद आपको कितना देना है, 1 लाख देना है। 5 साल बाद आपको कितना देना है, 1 लाख देना है। ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू है। तो इस फ्यूचर वैल्यू को आप पहले कन्वर्ट करोगे प्रेजेंट वैल्यू। वो जो मैं 5 साल बाद 1 लाख दूंगा, उसकी अब की वैल्यू क्या होगी, जो आपका पैसा होता है वो क्या होता है, आपका पैसा भी तो डेप्रिशिएट हो रहा होता है। आपका पैसा, आपके पैसे की वैल्यू भी तो क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। तो वो 1 लाख आपने रिकॉर्ड नहीं करना, उसकी प्रेजेंस में क्या वैल्यू है, उस वैल्यू को आपने एसेट की कॉस्ट में क्या करना है, ऐड करना। बात समझ में आ रही है? कि कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग में हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि इसका क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे भी सही। तो उसमें मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ और फिर मैं ऐड करवा रहा हूँ। तो कभी भी आपने एसिड की कॉस्ट में उतारकर ऐसे ही उस कॉस्ट को ऐड नहीं कर देना। उसको पहले आप कन्वर्ट करोगे कि आज की उसकी क्या वैल्यू है, उस वैल्यू को निकालकर फिर आप क्या कर दोगे, ऐड। ठीक है। तो एक बार थर्ड पॉइंट में अपने पास लिख लेना। सर ने हमें डिसमेंटलिंग कॉस्ट के अंदर ये बताया कि हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालकर फिर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 1 लाख तो खर्च करना है, लेकिन वो 1 लाख हमें 5 साल बाद खर्च करना है ना। अभी उसकी क्या वैल्यू है, वो वैल्यू निकालकर फिर हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे।
तो ये तीन बातें हमेशा याद रखना है कि जब भी इनिशियल मेजरमेंट होगी, जब भी आप एसिड को फर्स्ट टाइम अपने पास रिकॉर्ड करोगे, तो इन तीन बातों का आपको ख्याल रखना है। अगर पेपर के अंदर इन तीनों में से कोई भी एक बात हो रही होगी तो आप अपनी एसिड की कॉस्ट में ऐड कर दोगे। पहला परचेज प्राइस, कस्टम ड्यूटी। दूसरा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, यानी कि जो आपके एसिड को यूजेबल कंडीशन में लेकर आ रही हो उस कॉस्ट को। इसके अलावा जो आपकी डिसमेंटलिंग कॉस्ट होगी, जो कि एस्टिमेटेड होगी, उसको भी आपने क्या करना है, ऐड कर लेना है। जहां तक सब बच्चों को बात क्लियर है? जी बेटा, पॉइंट सी में क्या पूछना? ठीक है, ठीक है। ये हमें पता लग गया कि इनिशियल मेजरमेंट क्या होगा। ठीक है। अब आइए 16 ये कहता है कि इनिशियली आपने जो कॉस्ट मॉडल यूज किया वो तो करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। फर्स्ट टाइम जब आप एसिड को रिकॉर्ड करोगे तो कॉस्ट मॉडल में रिकॉर्ड। फिर आईएएस आपको ऑप्शन देता है कि आप अपने कॉस्ट मॉडल पर ही रहो या फिर आप रिवैल्यूएशन मॉडल पे चलो। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप आगे कंटिन्यू भी किस पे करो, कंटिन्यू भी किस पे करो, कॉस्ट मॉडल पे करो। मतलब जितने से आपने रिकॉर्ड किया इसी को भी आपने क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है, और इसी को ही जो है वो आपने आगे लेकर जाना, कॉस्ट मॉडल पे चलो। या फिर आईएएस आपको ये मशवरा देता है कि आप कॉस्ट मॉडल की तरह रिवैल्यूएशन मॉडल भी अडॉप्ट कर सकते हो। फर्स्ट टाइम कॉस्ट मॉडल, सेकंड आपकी जो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हो, तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में आपके पास ऑप्शन है, आइदर यू हैव टू गो विद कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है। अब अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल पर आ गए, रीवैल्यूएशन मॉडल का मतलब क्या है, आप अपने एसेट्स की वैल्यू जो है वो देखो, हमने जो एसेट परचेज किया है, अभी मैंने पिछले साल ये जो है वो लैपटॉप लिया था। ठीक है। इस लैपटॉप की कोई ना कोई एक वैल्यू होगी, और सपोज कर लो मैंने 1 लाख रुपए का ये लैपटॉप लिया था, सपोज कर लो 1 लाख रुपीज का मैंने ये लैपटॉप लिया था। अब एक साल बाद मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि इसका डेप्रिसिएशन वगैरह निकाल कर अब इसकी जो कैरिंग वैल्यू होगी मेरे हिसाब से 80,000। लेकिन जब मैं इसको मार्केट में देने जाता हूँ या सेल करने जाता हूँ, अब वो 80,000 से ज्यादा भी जा सकती है, यानी कि 90,000 पे भी जा सकता है, और जो है वो 70,000 पे भी जा सकता है। ठीक है। तो कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज ये करती हैं कि अपने एसेट्स को मार्केट के हिसाब से लेकर चलती, उसको हम कहते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल। जब मार्केट में क्या वैल्यू लग रही है उस वैल्यू के हिसाब से, उस वैल्यू के हिसाब से एक एस्टिमेटेड अमाउंट होती है। ठीक है। उसकी भी एक वर्किंग होती है पूरी। आप अपने एसेट्स की रीवैल्यूएशन करवाते हैं, एक एक्सटर्नल कंपनी आती है या चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है, वो आपके एसेट्स की वैल्यूएशन करता है, वो बताता है कि आपके एसेट की वैल्यू ये है। ठीक है। फिर आप अपने एसेट्स को उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं, उसको आप कहते हो रीवैल्यूएशन मॉडल। एक छोटी सी एग्जांपल लो कि मेरा एक ऑफिस था। ठीक है। आज से 15 साल पहले मैंने वो ऑफिस जो है वो खरीदा, और 15 साल पहले वो मैंने ऑफिस जो है वो सपोज कर लो खरीदा था 1 मिलियन। ठीक है। 1 मिलियन का वो एसेट जो वो ऑफिस जो है वो मैंने क्या किया, बाई किया। अब 15 साल हो गए हैं, मैं अपने एसेट को जो है वो यूज करता हुआ आ रहा हूँ। वो पूरा का पूरा एक समझ लो कि जो है वो फ्लैट था, और उसके अंदर हम ऑफिस की वर्किंग वगैरह कर रहे थे। तो 1 मिलियन का वो एसेट था। हम कॉस्ट मॉडल पे चल रहे थे। कॉस्ट मॉडल का मतलब ये है कि हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर उसको किस वैल्यू से दिखा रहे थे, 1 मिलियन से दिखा रहे थे। हाँ, उसका डेप्रिसिएशन वगैरह जो है वो हम क्या कर रहे हैं उसमें से माइनस करते जा रहे हैं। अब 15 साल बाद भाई मुझे जरूरत पड़ गई लोन की। ठीक है। 15 साल बाद मुझे जरूरत पड़ गई किसकी, लोन की। अब मुझे पैसों की जरूरत थी, मैंने अपने बिजनेस को और ज्यादा जो है वो क्या करना है, एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है। वो एसेट मैंने लिया था 1 मिलियन का, 15 साल मैंने उसको डेप्रिशिएट भी कर दिया। अब वो मेरी बैलेंस शीट के अंदर सपोज कर लो नजर आ रहा है 1 लाख रुपए से या 50,000। वो ऑफिस जो मैंने 1 मिलियन का खरीदा था, 15 साल बाद
वो एसेट या वो ऑफिस जो मेरी बैलेंस शीट में शो हो रहा है वो सिर्फ 50,000 से शो हो रहा है। और पाकिस्तान के अंदर आजकल को छोड़कर वैसे तो आपको पता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे इंक्रीज होती है। अब जब मैं बैंक गया लोन लेने के लिए, बैंक ने बोला कितना लोन चाहिए, मैंने बोला जो है वो मुझे तकरीबन जो है वो 4-5 बिलियन का लोन चाहिए। बैंक ने बोला अच्छा चलो ठीक है, आप अपनी मुझे फाइनेंशियल पोजीशन दिखाओ, बैलेंस शीट दिखाओ। अब जब मैंने उसको बैलेंस शीट दिखाई तो बैलेंस शीट के अंदर मेरा जो ऑफिस था वो 50,000 से शो हो रहा था। तो बैंक ने बोला आपका ऑफिस 50,000 से शो हो रहा है, और इस 50,000 के एसेट के बदले में मैं आपको 4 मिलियन का या 5 मिलियन का लोन कैसे दे सकता हूँ, हालांकि 15 साल बाद उस ऑफिस की वैल्यू जो हो चुकी है वो कम से कम भी 8 से 9 मिलियन की होगी। ठीक है, उस एसेट की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 8 से 9 मिलियन। प्रॉपर्टी है ना, इंक्रीज करना था उसने। लेकिन लेकिन मेरी वो बैलेंस शीट के अंदर कितने से शो हो रहा है, 50,000 से शो हो रहा है। अब उस 50,000 को देखते हुए क्या कभी मुझे बैंक लोन देगा? कभी नहीं देगा। बैंक बोलेगा आपकी हैसियत ही 50,000 की है, आपको मैं 40 मिलियन, 4 मिलियन का या 5 मिलियन का या 3 मिलियन का लोन कैसे दे सकता हूँ? मैं बोल रहा हूँ नहीं, मेरी हैसियत जो है वो तो 8 मिलियन की है, 9 मिलियन की है, मेरा ऑफिस तो 8 मिलियन का एसेट है। बैंक बोल रहा आप तो अपनी बैलेंस शीट के अंदर कितने से दिखा रहे हो, उसको 50,000 से दिखा रहे हो, तो आप अपनी बैलेंस शीट ठीक करके लेकर आओ। तो फिर मैं क्या करता हूँ, रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करता हूँ, अपने ऑफिस की वैल्यू लगवाओ, तो अब मेरे एसेट की वैल्यू क्या है, और फिर मैं अपने एसेट को, वो जो 50,000 का एसेट है उसको मैं इंक्रीज करके कहाँ पर ले आता हूँ, 7 मिलियन पर, 8 मिलियन पे, जो भी फेयर जो आपकी मार्केट वैल्यू चल रही होती है उस वैल्यू पे ले आता हूँ। तो ये क्या है, रीवैल्यूएशन मॉडल को एडॉप्ट करना। कंपनीज नॉर्मली नॉर्मली कॉस्ट मॉडल को यूज कर रही होती है, जो कंपनी जो होती है वो नॉर्मली कॉस्ट मॉडल को यूज कर रही होती है, लेकिन जब उनको जरूरत पड़ती है तो वो अपने एसेट को शिफ्ट करती है कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन मॉडल की तरफ। क्लियर हुई बात? यहाँ तक कुछ बात समझ में आई? यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो? ठीक है। अच्छा, वंस अगर आपने रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट कर लिया, वंस अगर आपने रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट कर लिया, तो अब आप वापस कॉस्ट मॉडल पे नहीं जा सकते। जिस एसेट पे, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि आप जो है वो सारे के सारे जितने भी एसेट्स हैं उन तमाम पर आपने रीवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करना, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। जो एक एसेट है जिसको आप शिफ्ट करना चाह रहे हो रीवैल्यूएशन मॉडल पे, आप लेकर जा सकते हो। लेकिन अगर आपने एक दफा रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट कर लिया, अगर आपने एक दफा रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट कर लिया, ईमान बेटा क्या रिपीट करूं, एक दफा रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट कर लिया तो अब आपके ऊपर लागू है। अब आप चेंज नहीं कर सकते कि आप आज जो है वो रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करें और कल जो है वो दोबारा से कॉस्ट मॉडल के ऊपर शिफ्ट हो जाए। आज आपको बैंक लोन चाहिए, आज आपको बैंक लोन चाहिए, तो आपने एसेट्स को अपनी रीवैल्यूएशन पर किया, अपने एसेट्स को बढ़ा कर दिखा दिया, जैसे ही लोन मिल गया तो वापस आपने अपने एसेट को कॉस्ट मॉडल पे शिफ्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता। तो रीवैल्यूएशन मॉडल क्या है? रीवैल्यूएशन मॉडल ये है कि जो मार्केट के अंदर आपके एसेट की एक्चुअल में वैल्यू चल रही होती है, आप कोशिश ये करते हो अपने एसेट को उस वैल्यू पर लेकर आओ, उस वैल्यू पर दिखाओ। ये होता है बेटा रीवैल्यूएशन। ठीक है जी, कि जो मार्केट में आपके एसेट की वैल्यू चल रही होती है, कोशिश आपकी ये होती है कि आप अपने एसेट को उस वैल्यू पर लेकर आओ। लेकिन अगर एक दफा लेकर आ गए, एक दफा लेकर आ गए, तो अब आप रीवैल्यूएशन मॉडल पर ही रहोगे। अब आप दोबारा से कॉस्ट मॉडल पर नहीं आ सकते। सर ऐसा क्यों, आईएएस क्यों मना करता है कि आप एक दफा रीवैल्यूएशन मॉडल पे चले गए, अब आप अपने कॉस्ट मॉडल पे वापस क्यों नहीं आ सकते? उसका रीजन है बेटा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये देखो बेटा, एसिड के साथ आप क्या कर रहे हो, छेड़छाड़ कर रहे हो।
उसकी वैल्यू के अंदर क्या कर रहे हो, छेड़छाड़ कर रहे हो। पहले कॉस्ट मॉडल पे चलते थे, डेप्रिसिएशन कुछ निकलता था। अब रीवैल्यूएशन मॉडल पे चल रहे हो, अब डेप्रिसिएशन कुछ निकल रहा है। ठीक है, लेट सपोज आपने एसेट की वैल्यू को बढ़ा दिया, रीवैल्यूएशन मॉडल पे आ गए, तो अब आपका डेप्रिसिएशन भी तो ज्यादा आएगा। लेट सपोज पहले 1 लाख डेप्रिसिएशन आ रहा था, अब 1.5 लाख डेप्रिसिएशन आ रहा है, क्योंकि एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो डेप्रिसिएशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट कहाँ आएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आएगा। आपका प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। तो कंपनीज ऐसा हो कि भाई कंपनी ने अगर टैक्स से बचना है तो कंपनी क्या करे, रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करे और डेप्रिसिएशन एक्सेस शो करे, फिर उसके बाद उसका प्रॉफिट क्या हो जाए, कम हो जाए, और टैक्स भी उसको कम देना पड़ जाए, अगले साल दोबारा से कॉस्ट मॉडल पे आ जाए। ऐसा नहीं हो, ठीक है। एक दफा अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल पर आ गए तो अब आप चेंज नहीं कर सकते, अब आप दोबारा से कॉस्ट मॉडल पे नहीं जा सकते। अब आपने हमेशा जो है वो रीवैल्यूएशन मॉडल पर ही रहना है। और फिर उसके बाद आईएएस आपको ये भी कहता है कि हर 2 से 3 साल बाद, हर 2 से 3 साल बाद, 2 से 3 साल बाद आपने एसेट्स की वैल्यूएशन दोबारा से भी करवानी। मतलब एक दफा मैंने देखा ना कि एसेट की वैल्यू क्या हो गई भाई, 5 मिलियन हो गई, तो 2 से 3 साल बाद मुझ पर ये लाजमी है कि मैं दोबारा से उसकी वैल्यूएशन करवाऊं कि अब उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, और फिर मैं दोबारा से उसको उस वैल्यू पर लेकर आऊंगा। अब भले वैल्यू क्या हो, डाउन हो, या भले वैल्यू क्या हो, अप हो, आपने क्या करना है, रीवैल्यूएशन मॉडल पर ही रहना है। हर 2 से 3 साल बाद आपने रीवैल्यूएशन लाजमी करवानी है। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये हमारा क्या था, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, वो हम आप लोगों के सामने सॉल्व करते हैं, आप लोगों को और ज्यादा जो है वो चीजों को क्लियर होगा। देखो एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 1 है, एसेट की कॉस्ट है 1 मिलियन से, लाइफ उसकी 10 साल है, डेट ऑफ परचेज है 1 जनवरी 2010, फर्स्ट रीवैल्यूएशन हमने करवाई है 31 दिसंबर 2011, और 31 दिसंबर 2011 को जो हमने रीवैल्यूएशन करवाई उसकी फेयर वैल्यू कितनी हो गई है, 1.5 मिलियन। पहले 1 मिलियन थी, अब कितनी हो गई है, 1.5 मिलियन। फिर उसके बाद सेकंड रीवैल्यूएशन करवाई हमने December 31 2014 में, और अब उसकी फेयर वैल्यू कितनी हो चुकी है, 3 लाख हो चुकी है। पहले हम कॉस्ट थी कितनी, 10 लाख 2010 में, 2011 के आखिर में हमने रीवैल्यूएशन करवाई, फिर उसकी जो फेयर वैल्यू हो चुकी है वो कितनी हो चुकी है, 15 लाख हो चुकी है। ठीक है, फिर 2014 के एंड पे हमने दोबारा से उसकी रीवैल्यूएशन करवाई, तकरीबन 12 13 14, 3 साल बाद, तो उसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, 3 लाख हो चुकी है। मतलब अब फेयर वैल्यू में चल रहे हो तो कभी वैल्यू कम होगी, कभी वैल्यू ज्यादा होगी। शुरू में 10 लाख थी, रीवैल्यूएशन करवाई तो वैल्यू कितनी हो गई, 15 लाख हो गई। फिर दोबारा रीवैल्यूएशन करवाई 3 साल बाद, 4 साल बाद, तो वैल्यू वैल्यू कितनी हो चुकी है, 3 लाख हो चुकी है। तो ये क्या है, एसेट के अंदर चेंज आ रहा है। अब हमें जो है वो इसका ट्रीटमेंट देखना है कि हर साल इसका ट्रीटमेंट क्या हो। रीवैल्यूएशन मॉडल पर आए, सुनो बेटा गौर से सुनो सारी बात, सारे बच्चे गौर से सुनो। रीवैल्यूएशन मॉडल पे जब आप आए तो पहला काम आपने ये करना कि रीवैल्यूएशन की डेट पर, जिस टाइम पर आपकी रीवैल्यूएशन हो रही है, जिस टाइम पर आपकी रीवैल्यूएशन हो रही है बेटा, सोना मत, सारे जागते रहो। जिस टाइम पर आपकी रीवैल्यूएशन हो रही है उस टाइम तक आपने अपने एसेट की कैरिंग वैल्यू निकाली। आपने अपने एसेट की क्या निकालनी है, कैरिंग वैल्यू। कुछ टीचर उसको बुक वैल्यू कहते हैं, कुछ टीचर उसको क्या कहते हैं, कैरिंग वैल्यू कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को डेप्रिसिएशन के मेथड तो आते हैं या नहीं आते? हाँ, गॉस मॉडल, गॉस मॉडल, बिल्कुल बिल्कुल। डेप्रिसिएशन के मेथड तो आते हैं ना, या नहीं आते? आते हैं, ठीक है, शुक्र है, आते हैं। नहीं आते, अच्छा चलो कोई मसला नहीं बेटा, मैं करवा, क्वेश्चन के साथ साथ क्या हो जाएगा, सॉल्व। देखो मेरा बच्चा सुनो, सारे बच्चे सुनो, दोबारा सुनो। परचेज किया आपने एसेट 2010 में, कब, January 1 को।
पहली रीवैल्यूएशन हो रही है कब? 2011 दिसंबर 31। तो दिसंबर 31 2011 तक की आपको क्या चाहिए होगी? कैरिंग वैल्यू चाहिए। बिफोर रीवैल्यूएशन आपके एसेट की कैरिंग वैल्यू क्या है वो आपको निकालनी। पहला काम आपने ये कर, ठीक है। ये सपोज करो अब जैसे मेथड जो यूज हो रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड यूज हो रहा है। स्ट्रेट लाइन मेथड ये कहता है कि कॉस्ट में से आपने कॉस्ट को डिवाइड करवा देना लाइफ से। जैसे आपकी कॉस्ट यहाँ पर कितनी है? 1 मिलियन है और लाइफ आपकी कितनी है? 10 ईयर्स है। तो आपका डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 1 लाख आ जाएगा। ये आपका क्या है? हर साल का डेप्रिसिएशन। ये स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। ठीक है। सैल्वेज वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में नहीं थी, एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक है। तो सैल्वेज वैल्यू हमारे पास थी नहीं, कॉस्ट हमारे पास थी 1 लाख और 10 लाख, और डिवाइड करवा दिया उसको लाइफ से। लाइफ कितनी है? 10 साल से। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गया 1 साल का कितना है? 1 लाख। अब जब 1 साल का 1 लाख है, एसेट की रीवैल्यूएशन कब हो रही है? एसेट की रीवैल्यूएशन कब हो रही है? सर अभी हम स्टैंड कर रहे हैं January 1 2010 में, ऐसे ही। और सर फर्स्ट जो रीवैल्यूएशन हो रही है सर वो कब हो रही है? December 31 2011 में। सर जो फर्स्ट रीवैल्यूएशन हो रही है वो हो रही है December 31 2011 में। तो सर 2000, अब कितने साल हो चुके हैं यहाँ से यहाँ तक? सर 2 साल हो चुके हैं। पहले December 31 2010 आया होगा, ये पहला साल हुआ होगा। पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 1 लाख। दूसरे साल का भी डेप्रिसिएशन कितना होगा? 1 लाख। तो सर अब तक जो हमारे एसेट की जो कैरिंग वैल्यू होगी कहाँ तक? यहाँ तक, December 31 2011 तक हमारे एसेट की जो कॉस्ट थी सर वो कितनी थी? वो सर 1 मिलियन की थी। हमारे एसेट की कॉस्ट कितनी थी? सर वो 1 मिलियन थी। कैरिंग वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हो? लेस करते हो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जितना भी डेप्रिसिएशन होता है वो आप क्या कर देते हो? माइनस कर देते हो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पिछला जितना भी डेप्रिसिएशन है वो कितना है? 2 लाख है। वो कितना है? 2 लाख है। तो सर बिफोर रिवैल्यूएशन हमारे एसेट की जो कैरिंग वैल्यू है, वो कितनी है? सर वो है 8 लाख। तो पहला काम आपको ये करना है बिफोर रिवैल्यूएशन, आपको अपने एसेट की आपको अपने एसेट की आपको अपने एसेट की कैरिंग वैल्यू निकालनी। सर कहां तक की कैरिंग वैल्यू निकालनी है? जिस डेट को आप रिवैल्यूएशन कर रहे हो वहां तक की आपको क्या करनी है? कैरिंग वैल्यू निकालनी है। यहां तक स्टेप नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, बहुत ज्यादा डिटेल में और आहिस्ता आहिस्ता करके समझा रहा हूँ, कोई स्पीड में लेके नहीं चल रहा। अगर 2 महीने में कोर्स कंप्लीट करने, ऐसा नहीं है कि 2 महीने के अंदर मैं फिर फरारी की तरह स्पीड मारूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं स्लो स्लो ही लेकर चलूंगा, टाइम ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा कर दूंगा ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए। मुझे ये बताओ, ये बात समझ में आ गई सब बच्चों को कि बिफोर इवैल्यूएशन आपके पास कैरिंग वैल्यू अमाउंट होना चाहिए? बिफोर इवैल्यूएशन हमारे पास कैरिंग वैल्यू अमाउंट होना चाहिए। कैरिंग वैल्यू क्या होती है मेरा बच्चा? जो आपके एसेट की कॉस्ट होती है ना, उसमें से जिस डेट को आप कैरिंग वैल्यू निकाल रहे हो उस डेट तक का जितना भी डेप्रिसिएशन होता है सारा क्या कर देते हो? माइनस कर देते हो। सारा क्या कर देते हो? माइनस कर देते हो। अब जैसे कि हमारी रीवैल्यूएशन हो रही है December 31 2011 में, तो मैं ये कह रहा हूँ कि December 31 2011 तक की आपको क्या चाहिए? कैरिंग वैल्यू चाहिए। तो यहाँ तक का जितना डेप्रिसिएशन होगा आप कॉस्ट में से क्या कर दोगे? माइनस। 2010 में आपने खरीदा, 2010 का डेप्रिसिएशन 1 लाख, 2011 का डेप्रिसिएशन 1 लाख, कुल मिलाकर आपका डेप्रिसिएशन कितना हो चुका है? 2 लाख हो चुका है। 1 मिलियन में से आपने 2 लाख क्या किया? माइनस किया। तो December 31 2011 में आपके एसेट की जो कैरिंग वैल्यू है वो कितनी है? 8 लाख। ये बात समझ में आ गई? सबको बात समझ में आ गई? सबको बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, सबको आ गया समझ में?
अच्छा बच्चों, अब आपने अपनी कैरिंग वैल्यू निकाल ली ना। अब आप देखोगे इसकी फेयर वैल्यू क्या है। अब जब आप रीवैल्यूएशन पर आए हो तो रीवैल्यूएशन पर अब आपके एसेट की वैल्यू क्या हो रही है। आपने देखा कि आपके एसेट की वैल्यू जो है वो कितनी हो रही है, 15 लाख हो रही है। तो अब आप क्या करोगे, देखो आपके एसेट की वैल्यू आपके हिसाब से कितनी है, 8 लाख है। 2 साल आप इसको इस्तेमाल कर चुके हो। लेस करोगे इसमें से फेयर वैल्यू जो कि कितनी है, 15 लाख। और ये माइनस कर दोगे, अब जो अमाउंट आएगा इसको आप कहोगे रीवैल्यूएशन सरप्लस। 7 लाख का अमाउंट, ठीक है जी। तो ये कहलाता है हमारे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस। अच्छा सर, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या होता है, इसकी रिपोर्टिंग कहाँ होती है। बेसिकली हमेशा याद रखना कि रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है ये आपका जाता है ओसीआई में। ओसीआई क्या होता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। बेसिकली ओसीआई इक्विटी होती है, इक्विटी में जाकर के रिपोर्ट होती है। लेकिन रीवैल्यूएशन सरप्लस को आप हमेशा कहाँ रिपोर्ट करते हो, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने इसका वर्किंग सीख ली। कि सबसे पहले सर हम एसेट की कॉस्ट देखेंगे, एसेट की कॉस्ट क्या है, फिर हम ये देखेंगे कि एसेट की रीवैल्यूएशन कब हो रही है। जहां तक रीवैल्यूएशन हो रही है वहां तक का हम क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अब वो मेथड कोई भी हो, हमने अभी स्ट्रेट लाइन से पढ़ा है तो स्ट्रेट लाइन से हमने उसका डेप्रिसिएशन निकाल लिया। वो हम माइनस करके एसेट की क्या निकाल लेंगे, कैरिंग वैल्यू बिफोर रीवैल्यूएशन। बिफोर रिवैल्यूएशन कैरिंग वैल्यू निकालने के बाद उसमें से जो हमारी फेयर वैल्यू होगी वो माइनस कर देंगे। तो जितना एसेट हमारा इंक्रीज हुआ है हमारी कैरिंग वैल्यू से लेकर के फेयर वैल्यू तक का जो गैप है, दैट इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन सर, ठीक है जी। और रिवैल्यूएशन सरप्लस हमेशा तब आएगा जब आपके एसेट की वैल्यू क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही है। अब इसका ट्रीटमेंट नॉर्मली क्या होगा, देखो जनरल एंट्रीज इसकी क्या होगी। सबसे पहले जनवरी 1 2010 में आपने एसेट को खरीदा तो आप एसेट को क्या करोगे, डेबिट करोगे। कैश या बैंक को आप क्या करोगे, क्रेडिट। कितने का खरीदा, 1 मिलियन का खरीद लिया। फिर सर दिसंबर 2010 आया, हमने एसेट का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया। डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने की एंट्री जो है वो आप लोग बचपन से सीखते हुए आए हो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होता है और एक्यूमुलेटेड या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। 1 लाख का हमारा डेप्रिसिएशन था तो पहले साल हमने 1 लाख से रिकॉर्ड किया। दूसरे साल भी हमने क्या किया, 1 लाख से रिकॉर्ड किया। 2 साल का सर हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लिया। फिर जैसे ही आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लो, अब आपकी क्या हो रही है, रीवैल्यूएशन हो रही है। अब आप क्या करोगे, अब तक देखो बेटा आपका जो डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो चुका है वो कितना हो चुका है, 1 लाख ये और 1 लाख ये। तो टोटल आपके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर कितने पड़े हुए, 2 लाख पड़े हुए। इसको आप क्या करोगे, क्लोज करोगे। कैसे क्लोज करोगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करके एसेट की वैल्यू को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। कितने से, 2 लाख से। देखो पहले आपका एसेट जो डेबिट में खड़ा हुआ है वो कितने से खड़ा हुआ है, 10 लाख से खड़ा हुआ है, ठीक है, जब आपने एसेट को खरीदा था। फिर आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या कर दिया, डेबिट करके एसेट को उसमें क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है, 2 लाख से क्रेडिट कर दिया। अब आपके एसेट की एक्चुअल वैल्यू क्या हो चुकी है, 8 लाख हो चुकी है। यानी कि बिफोर रीवैल्यूएशन आप एसेट को उसकी कैरिंग वैल्यू पर लेकर आ चुके हो। और कितनी कैरिंग वैल्यू हो चुकी है उसकी, 8 लाख हो चुकी है। 10 लाख डेबिट पे और 2 लाख से वो क्या हो गया है, क्रेडिट हो गया, यानी कि 8 लाख हो चुकी है। फिर उसके बाद आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड करना है। जो रीवैल्यूएशन सरप्लस हमारा आया और वो कितना आया, 7 लाख से आया, अभी आप लोगों ने देखा। उसकी एंट्री बना दोगे आप, एसेट डेबिट करोगे और रीवैल्यूएशन सरप्लस को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, कितने से, 7 लाख। ये इसकी एंट्रीज बनती है। यहाँ तक किसी का कोई मसला, किसी को कोई सवाल हो तो मुझसे पूछो। यहाँ तक सबको क्लियर। पहले मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई है, फिर उसके बाद मैंने इसको एंट्रीज में जर्नलाइज करके दिखाया आप लोगों को कि जर्नल एंट्रीज इसकी क्या बनी। डन हो गया।
अच्छा, इसको हम एक और तरीके से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी कि कंपाउंड एंट्री भी बना सकते हैं। कंपाउंड एंट्री क्या बन सकती है? कंपाउंड एंट्री ये बन सकती है कि देखो, एसेट आपका क्रेडिट हो रहा है कितने से? 2 लाख से। और एसेट आपका डेबिट हो रहा है कितने से? 7 लाख से। तो अगर हम इसको देखें, 2 लाख से क्रेडिट हुआ है, 7 लाख से डेबिट हुआ है, मतलब कि टोटल ओवरऑल 5 लाख से डेबिट हुआ है। इसकी एंट्री आप ये भी बना सकते हो कि एसेट को आप 5 लाख से डेबिट करो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा 2 लाख से। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने कितने से डेबिट किया था? 2 लाख से। और रीवैल्यूएशन सरप्लस को आप क्रेडिट कर दो कितने से? 7 लाख। मतलब ये दो एंट्रीज, आप चाहो तो वो दो एंट्रीज बना लो, चाहो तो आप ये एंट्री बना। क्या आप देखो एसेट कितना कम हुआ तो कितना इंक्रीज हुआ, डिफरेंस लो, उससे एसेट को डेबिट कर दो, जैसे 5 लाख से डेबिट हुआ। और फिर उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पिछला जितना भी है वो डेबिट हो जाएगा 2 लाख से। और रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 7 लाख। तो ये दोनों ट्रीटमेंट होते हैं, टीचर बताते हैं पेपर में भी, एमसीक्यू के अंदर एंट्रीज को आपसे पूछ सकते हैं कि इसकी एंट्री में क्या चीज डेबिट होगी और क्या चीज क्रेडिट होगी, और नीचे आपको ऑप्शंस दे देते हैं। तो ये इसकी वर्किंग होती है टीचर। ठीक है, हम क्वेश्चंस करेंगे इसके, अभी तो मैंने एक एग्जांपल ली। तो ये हमारी क्या होगी? फर्स्ट रिवैल्यूएशन है। और फर्स्ट रिवैल्यूएशन हम एसेट को कहां पर लेकर आ चुके हैं? 15 लाख पे लेके आ चुके हैं। अब जो हमारी सेकंड रिवैल्यूएशन हो रही है, अभी हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? 2011 दिसंबर 31। अब जो हमारी सेकंड रिवैल्यूएशन हो रही है वो हो रही है कब? दिसंबर 31 2014। यानी कि 12, 13 और 14, 3 साल बाद रिवैल्यूएशन। और अब हमारे एसेट की वैल्यू कितनी हो रही है? 3 लाख हो रही है। तो मैंने आप लोगों को पहली बात क्या बताई थी कि जब भी आप एसेट की रीवैल्यूएशन करने लगो तो पहले आपने एसेट को क्या करना है? कैरिंग वैल्यू पर लेकर आना है। ठीक है, तो अब जो है, 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 आपका एसेट कितना हो चुका है? 15 लाख से हो चुका है। आपके एसेट की लाइफ कितनी थी सर? 10 साल थी। 10 ईयर्स हमारे एसेट की लाइफ थी। ठीक है, 2 साल हमने इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद हमने रीवैल्यूएशन कर दी। फिर हमारे एसेट की लाइफ 10 से कितनी हो चुकी है? 8 हो चुकी है। कब? दिसंबर 31 2011 में। 2 साल हमने क्या कर लिया? इस्तेमाल कर लिया। नहीं नहीं, 10 तक नहीं होगी, थोड़ा सा और आगे जाएगी। तो अब हमारे एसेट की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 8 साल हो चुकी है। और हमारे एसेट की जो अब रीवैल्यूएशन अमाउंट कितनी हो चुकी है? 15 लाख हो चुकी है। हमारा एसेट कितने पे आ चुका है? 15 लाख पे आ चुका है। ठीक है, पहले हमारा एसेट कितना था? 10 लाख का था। लाइफ उसकी कितनी थी? 10 ईयर्स थी। अब हमारा एसेट जो है वो कितना है? 15 लाख का। अब उसकी लाइफ कितनी है? 8 साल है। तो अब जो फॉर्मूला लगेगा स्ट्रेट लाइन का, तो आप जो अब आपकी जो वैल्यू है 15 लाख, ठीक है, और उसको डिवाइड कर दोगे रिमेनिंग लाइफ। और रिमेनिंग लाइफ आपकी कितनी है? अब आपकी जो रिमेनिंग लाइफ है वो कितनी है? 8 है। तो अब जो आपका डेप्रिसिएशन आएगा वो कितना आएगा? एक बच्चे ने बताया भी था कि सर 1,87,500 आता है। 1,87,500 आता है। ठीक है, 1,87,500। तो रीवैल्यूएशन कब हो रही है? जनवरी 1 2012 ले लेते हैं, और रिवैल्यूएशन 2014 में। ठीक है, तो 13, फिर उसके बाद नहीं सॉरी 12, फिर उसके बाद December 31 2013, और फिर उसके बाद जो है वो December 31 2014। यानी कि सर एक हमारा डेप्रिसिएशन ये आया 1,87,500। फिर एक हमारा डेप्रिसिएशन ये आया 1,87,500। अब सर ये हमारा एक डेप्रिसिएशन ये आ गया 1,87,500। पिछली जो कॉस्ट थी उसको भूल जाओ, अब आपके लिए एसेट की कॉस्ट कितनी है? 15 लाख। पिछली जो कॉस्ट है उसको क्या करो? भूल जाओ।
और बिफोर रिवैल्यूएशन हमें एसेट को क्या करना है, अपनी कैरिंग वैल्यू पर लेकर आना। बिफोर रिवैल्यूएशन हमें क्या करना है, एसेट को कैरिंग वैल्यू पर लेकर आना है। अब हमारे एसेट की कॉस्ट कितनी है सर, कॉस्ट है हमारी 15 लाख। लेस करेंगे सर हम इसमें से क्या, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो 3 साल का हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो गया, कोई करके मुझे बताए टोटल कितना हो रहा है। 9,37,500 नहीं, मेरा नहीं ख्याल 9,37,500, 1,87,500 है ना। 2,60,000, 5,62,500। ठीक है, आ जाओ यहाँ। 5,62,500, ठीक है। और सर हमारी कैरिंग वैल्यू कितनी आ चुकी है, माइनस करके बताओ कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही है। 9,37,500। अच्छा आप आंसर वो बता रहे हैं, 9,37,500। सर ये हमारी क्या आ चुकी है, कैरिंग वैल्यू आ चुकी है। ठीक है जी, ये हमारी क्या आ चुकी है, कैरिंग वैल्यू आ चुकी है। अब सर हम इसमें से क्या करेंगे, फेयर वैल्यू माइनस करेंगे। अच्छा भाई फेयर वैल्यू जो है अब कितनी हो चुकी है क्वेश्चन में, कि फेयर वैल्यू मॉडल पे चल रहे हैं हम, डिवैल्यूएशन मॉडल पे चल रहे हैं सर। अब हमारी फेयर वैल्यू कितनी हो चुकी है सर, 3 लाख हो चुकी है। तो आई थिंक अब जो है अमाउंट आ चुका है वो कितना आ चुका है, 6,37,500, यही। ठीक है, अब क्या यहाँ पे रिवैल्यूएशन सरप्लस हो रहा है, जल्दी बताओ। अब ये वाला बेटा ट्रेंडिंग पॉइंट है, क्या अब ये रिवैल्यूएशन सरप्लस हो रहा है। सर अब तो हमारा एसेट बिल्कुल ही जमीन पर आ गया, 15 लाख का एसेट अब कितने पे आ चुका है, 3 लाख पे आ चुका है। अच्छा अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अब सुनो जरा, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अच्छा ये रिवैल्यूएशन लॉस नहीं है ना, रिवैल्यूएशन सरप्लस है। सरप्लस तो कंफर्म हो गया कि वैल्यू क्या हो रही है, कम। अच्छा देखो बेटा, एक चीज सुनो, थोड़ा सा गौर करना, सारे बच्चे बेटा गौर से सुनना, ये बात गौर से सुनो। ये एक ट्रेंडिंग पॉइंट है, ये एक ट्रेंडिंग पॉइंट है। अब सुनो, अब सुनो गौर से सुनो। सर पहले पहले वक्तों में जब हम डेप्रिसिएशन निकाला करते थे तो हमारा डेप्रिसिएशन आता था 1 लाख। पहले वक्तों में जब हम डेप्रिसिएशन निकाला करते थे 1 लाख आता था। अब सर रिवैल्यूएशन के बाद जब हमने करवा ली, तो अब जो हमारा जो डेप्रिसिएशन आ रहा है वो आ रहा है 1,87,500। तो एक सर ये डिफरेंस आ गया, पहला डिफरेंस तो ये है कि पहले 1 लाख हुआ करता था डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब हमने रिवैल्यूएशन किया तो अब हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो कितना हो चुका है, 1,87,500, यानी कि हर साल 87,500 से हमारा डेप्रिसिएशन जो है वो ज्यादा आ रहा है। पहला पॉइंट तो ये है। अब इस पॉइंट के लिए आईएएस क्या कहता है, हम रिवैल्यूएशन करेंगे वो बाद में करेंगे, देखते हैं 3 लाख में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है।
पहले तो इस पॉइंट को पकड़ो ना, कि पहले हम 1 लाख डेप्रिसिएशन निकाल रहे थे, तो सीधा सीधा कॉस्ट मॉडल पे चल रहे थे। अब जो ही हम रिवैल्यूएशन मॉडल पे आए, तो अब हमारा डेप्रिसिएशन आना शुरू हो गया, कितना, 1,87,500। 87,500 हमारा क्या हो रहा है, एक्सीज हो रहा है। यहाँ पर आईएएस ये फरमाते हैं कि अगर कोई भी एक्सिस डेप्रिसिएशन आए, अगर कोई भी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आए, तो आपने जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट होगा ना, आपके पास एक रिजर्व बना हुआ है रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से। अभी हमने निकाला है 7 लाख का रिवैल्यूएशन सरप्लस बना हमारा, तो वो किस लिए बना हुआ है? आईएससी कहता है कि वो जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है आपके पास, और ये जो आपका इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ रहा है, ये जो आपका इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ रहा है, आपने इस इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को इस रीवैल्यूएशन सरप्लस से क्या करना है, माइनस करना, ताकि ताकि देखो आपकी जो रिपोर्टिंग हो रही थी पहले कितनी हो रही थी, 1 लाख हो रही थी, अब रिवैल्यूएशन के बाद एकदम से आपने 87,500 से डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखाना शुरू कर दिया। तो अब आईएस ये कह रहा है कि जितना इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ रहा है, जितना इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ रहा है, इसको आपने अपने रिवैल्यूएशन सरप्लस से क्या करना है, माइनस करना है। आपने डेप्रिसिएशन 1 लाख से, देखो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री क्या बनेगी, आओ दिसंबर 2012 में हम पहुंचे और डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 1,87,500। ठीक है, 87,500 से हमने डेप्रिसिएशन जो है वो ज्यादा रिकॉर्ड। तो आईएससी कहता है, आईएससी कहता है कि अब आपने वो जो 7 लाख रुपए का रिजर्व रखा हुआ है ना, उसमें से क्या कर दो, जो हमारा डेप्रिसिएशन पहले था 1 लाख था, अब कितना आ रहा है, 1,87,500 माइनस करो, कितना डिफरेंस है, 87,500 का। अब वो जो रिवैल्यूएशन सरप्लस आपका क्रेडिट में पड़ा हुआ है 7 लाख से, इसको क्या कर दो, उठाकर डेबिट करो, और रिटेन अर्निंग को आप क्या करो, क्रेडिट करो। यानी कि ये जो एक्सेस डेप्रिसिएशन है, ये रिटेन अर्निंग में जाकर के क्या होगा, एडजस्ट होगा, कितने से, 87,500 से, क्योंकि ये क्या हो रहा था, एक्सेस हो रहा था। अब हर साल यही चलेगा, जब तक आपके पास रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस रहेगा, तब तक जितना भी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होगा, वो आप अपने रीवैल्यूएशन सरप्लस से क्या करते रहोगे, माइनस करते रहोगे। क्या करते रहोगे, माइनस करते रहोगे। क्या माइनस करते रहोगे, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। क्या माइनस करते रहोगे, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। क्या माइनस करते रहोगे, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। किसमें से, रीवैल्यूएशन सरप्लस में से। आईएस 16 क्या कहता है, अगर कोई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ रहा है, अगर कोई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ रहा है, तो आपने उसको अपने रीवैल्यूएशन सरप्लस में से क्या करना है, माइनस करना है। रिटेन अर्निंग इंक्रीज होगी ना बेटा, देखो रीवैल्यूएशन सरप्लस का अमाउंट कम हो रहा है, वो अमाउंट निकल कर कहाँ आ रहा है आपका, रिटेन अर्निंग क्या। तो रिटेन अर्निंग क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होगी कहाँ आ जाएगी, क्रेडिट साइड पे। रीवैल्यूएशन सरप्लस को आपने क्या करना, खत्म करना, और उसको कहाँ शिफ्ट करना, अपनी रिटेन अर्निंग। देखो डेप्रिसिएशन कहाँ गया होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से जो भी प्रॉफिट निकला होगा वो कहाँ गया होगा, रिटेन अर्निंग में। तो अब डेप्रिसिएशन की वजह से आपकी रिटेन अर्निंग क्या हुई होगी, कम हुई होगी। तो अब आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस में से अमाउंट निकाला, रीवैल्यूएशन सरप्लस में से अमाउंट निकाला, और उसको कहाँ डाल दिया, रिटेन अर्निंग में, ताकि क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। जी बेटा बिल्कुल, एक्सिस डेप्रिसिएशन होगा, वो हमेशा आप क्या करते रहोगे, अपने रिटेन अर्निंग में एडजस्ट करते रहोगे। ठीक है, तो ये देखो पहले साल का मैंने क्या किया, एडजस्ट किया है। ऐसे ही 2013 का भी मैंने क्या किया, एडजस्ट किया है। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया 1,87,500 से, फिर वो 87,500 का रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकाला और रिटेन अर्निंग में डाल दिया। फिर दिसंबर 31 2014 में आया, दोबारा से निकाला और रिटेन अर्निंग में डाल दिया। तो 3 साल तक तो मैं ये भी करूंगा साथ साथ।
अभी रीवैल्यूएशन तो कब हो रही है, दिसंबर 2014 में, लेकिन जो पिछला अरसा है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को भी क्या करता रहूंगा, हाथ के हाथ एडजस्ट करता रहूंगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट ज्यादा जा रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं है यहाँ पर आपके पास। अकाउंटिंग क्या मांगती है, कंसिस्टेंसी मांगती है ना। 1 लाख का डेप्रिसिएशन है आपका, बैठे बिठाए आपने रिवैल्यूएशन कर ली, फिर आपका डेप्रिसिएशन ज्यादा हो गया, अब उससे आपके अकाउंट्स क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं ना। उसको आप एडजस्ट करोगे, कहां से एडजस्ट करोगे, अपने रिवैल्यूएशन सरप्लस से। अब जरा सुनो, अब सारे बच्चे ये कह रहे थे आगे जब हम काम, ये वाला क्लियर हो गया सबको, सबको बात क्लियर होगी कि जो भी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होगा वो क्या होगा, एडजस्ट होगा। जी बेटा बिल्कुल, एक्सेस डेप्रिसिएशन क्या होगा, माइनस होगा। एक्सेस डेप्रिसिएशन क्या होगा, माइनस होगा। किससे माइनस होगा, किससे माइनस होगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस से। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो जाएगा, डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। अपने पास भी बोलो, खुद ब खुद बोलो, ठीक है, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। क्लियर है यहाँ तक, सब बच्चों को बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, अच्छा जी, सबको क्लियर हो गया ना मेरे ख्याल में, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ आगे, एक और बात सुनो। सिचुएशन जब आपको वो क्रिएट करके देंगे ना, तो आपको ये बता देंगे कि भाई पिछला डेप्रिसिएशन इतना था, फिर आप इस साल का डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो तो उससे सब्ट्रैक्ट करके आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, ठीक है जी। रिवैल्यूएशन सरप्लस का आपको खाली अमाउंट दे दें, पिछला डेप्रिसिएशन भी फिर वो आपको देंगे, मतलब कोई ना कोई चीज वो आपको इशारा बताएंगे कि भाई इस तरीके से हो रहा है, कि हेल्प से आप इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकाल सकते। या तो एसेट की कॉस्ट दे देंगे इनिशियली जैसा अभी हमने किया, या पिछला आपको डेप्रिसिएशन दे देंगे। तो आप जो करंट डेप्रिसिएशन होगा, जो पिछला डेप्रिसिएशन होगा, माइनस करोगे, ऑटोमेटिकली आपको इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट पता लग जाएगा वो कितना। क्लियर है जी, क्लियर है, आगे चलिए बेटा। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अब सुनो, अब सुनो, आखिरी पॉइंट है, समझो कि आपका रीवैल्यूएशन मॉडल खत्म होने जा रहा है यहाँ। आपका रीवैल्यूएशन मॉडल जो है वो खत्म होने जा रहा है। वो आखिरी पॉइंट क्या है, अब हम समझ रहे थे कि हमें 6,37,500 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। 6,37,500 का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अभी अभी हमने ताजा ताजा कैलकुलेशन की है ना। IAS 16 आपको ये कहता है लॉस आपने बुक नहीं करना। जो लॉस होता है ना, हमेशा याद रखना, वो जाता है IAS 36 के अंदर। IAS 36 जो है वो आपका इम्पेयरमेंट लॉस है, यानी कि एसेट की रीवैल्यूएशन करते वक्त आपको क्या हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, तो फिर आप IAS 16 से शिफ्ट कर जाते हो कहां पर, IAS 36। लॉस IAS 16 के अंदर रिपोर्ट नहीं होता, प्रॉफिट होता है, सरप्लस होता है IAS 16 के अंदर रिपोर्ट। लॉस कहां जाकर रिपोर्ट होता है, IAS 36 में। IAS 36 लॉस का है, इम्पेयरमेंट लॉस। जो एसेट की रीवैल्यूएशन में लॉस हो रहा होता है ना, उसको जैसे अभी लॉस हो रहा है, इसको हम कहते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। और ये कहां पे जाकर के रिपोर्ट होता है, IAS 36 के अंदर। लेकिन साथ साथ IAS ये भी कहता है कि भाई अगर लॉस हो रहा है ना, तो उसको फौरन से बुक नहीं करो, गरम गरम नहीं खाना, आराम से ठंडा करके खाना। कैसे ठंडा करके खाना है, कि जितना भी लॉस है, पहले तो कोशिश करो, अगर कोई पिछला रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस पड़ा हुआ है ना, वो किस लिए पड़ा हुआ है, उसके अंदर जाकर एडजस्ट करो। जैसे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन एडजस्ट कर रहे हो, जैसे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन एडजस्ट कर रहे हो, कहां से एडजस्ट कर रहे हो, पिछला रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस था उसमें से एडजस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही अगर रिवैल्यूएशन करते वक्त आपको कोई लॉस फेस करना पड़ गया, उस लॉस को बुक नहीं करना। सबसे पहले आप देखो कि OCI के अंदर, ओसी, क्योंकि रिवैल्यूएशन सरप्लस कहाँ जाता है आपका, OCI में जाता है। OCI के अंदर देखो जाकर कि रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस है,
अगर तो बैलेंस है उस लॉस को उसके अंदर एडजस्ट करो, फिर भी कम पड़ जाए, फिर जाओ IAS 36 में और फिर इम्पेयरमेंट लॉस क्या करोगे, बुक करो। ठीक है, लॉस बुक करने के बारे में बता रहा हूँ कि अगर कोई देखो एक क्वेश्चन ऐसा था, इसमें सरप्लस भी हो गया और लॉस भी, तो दोनों चीजें हमें क्लियर हो गई कि अगर अगर कोई लॉस हो रहा है, पहली बात तो ये कि रिवैल्यूएशन के बाद अगर कोई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होगा, दैट विल बी एडजस्ट, फिर कहां से एडजस्ट होगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस से। अच्छा, अगर कोई हमें लॉस हो जाता है रिवैल्यूएशन करते वक्त, तो उस लॉस को भी हमने कहां से एडजस्ट करना है, सरप्लस के बैलेंस से। फिर अगर कुछ बच जाता है, फिर अगर कोई लॉस बच जाता है, तो फिर आप चले जाते हो IAS 36 में, और IAS 36 से पूछते हो कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। IAS 36 आपको बताता है कि यहाँ पर आपको लॉस क्या करना है। ठीक है, तो अब मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ। देखो, हमारा जो बैलेंस था वो था 6,37,500। ठीक है जी मेरा बच्चा, अब इस सिक्स, ये हमारा क्या है बेटा, ये लॉस हो रहा है। अब जरा देखो रिवैल्यूएशन सरप्लस आपका बैलेंस कितना है। सर जब हमने पहली दफा रिवैल्यूएशन की थी ना, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का सर जो हमारे पास बैलेंस आया था ना, वो हमारे पास बैलेंस आया था 7 लाख। सर वो हमारे पास बैलेंस आया था कितना, 7 लाख। फिर सर हमने 3 साल का इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन इससे क्या किया है, एडजस्ट किया है। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हमने इससे क्या किया है, एडजस्ट किया। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितना था सर, 87,500 था 1 साल का। हमने 3 साल का इसमें से एडजस्ट किया। जरा मुझे कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है 3 साल में। 261,000, 261,000, 262,500, 262,500। सर ये हमने अब तक रीवैल्यूएशन सरप्लस में से एडजस्ट कर दिया, 3 साल का कर दिया। ये माइनस करो, अब बैलेंस कितना बचा आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस का, ये बताओ ये कितना। 4,37,500, 4,37,500, ये सर हमारा बैलेंस। अच्छा, तो फिर लॉस कितना हो रहा था आपको, लॉस कितना हो रहा था। सर जो हमें लॉस हो रहा था वो हो रहा था 6,37,500। अच्छा, बैलेंस आपके पास कितना है, 4,37,500, यानी जितना भी लॉस है 4,37,500 हमारा एडजस्ट हो सकता है। तो ये अगर हम लेस करते हैं, 6,37,500 अगर इसमें से माइनस करते हैं, तो लॉस की जो हम बुकिंग करेंगे ना, वो कितनी बुक करेंगे, 2 लाख। बस, जो लॉस बुक होगा वो कितना बुक होगा, 2 लाख। देखो 7 लाख का रिवैल्यूएशन सरप्लस का क्या था, बैलेंस शुरू में। 3 साल का इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हमने उसमें से क्या किया, माइनस किया। तो हमारे पास जो रिवैल्यूएशन के अंदर बैलेंस रह गया था वो 4,37,500 है। तो इतना लॉस बुक हो सकता है, इतना लॉस एडजस्ट हो सकता है। तो यहां तक 4,37,500 तक का हमने लॉस बुक नहीं करा। अगर इससे एक्सेस है उसको बुक करें, तो टोटल हमने लॉस देखा सर 6,37,500 का हो रहा है। तो 4,37,500 इसमें से क्या कर दो माइनस, बाकी कितना बचा, 2 लाख का। तो ये जो 2 लाख का लॉस है, ये आपका लॉस क्या होगा, लॉस ऑफ इम्पेयरमेंट या इम्पेयरमेंट लॉस, इससे आप कहते हैं। ये 2 लाख का क्या होगा बुक। ठीक है, अब सुनो जरा एंट्री क्या होगी। अब सुनो जरा मेरे बच्चों, एंट्री क्या होगी। देखो, ये तो हम इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन एडजस्ट करते हुए आ रहे हैं। पहले डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को रिटेन अर्निंग के अंदर जाकर के एडजस्ट कर रहे हैं।
3 साल तो हमने ये की, फिर हमने लास्ट एंट्री बनाई। अब जरा सुनो, रीवैल्यूएशन सरप्लस हमने डेबिट किया, टोटल 7 लाख का बैलेंस था। ये हमारा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है, ये माइनस कर दिया तो ये बैलेंस आ गया 4,37,500। एसेट की वैल्यू जो कम हुई है वो हुई है 6,37,500। एसेट की वैल्यू जो कम हुई है वो कितनी कम हुई है? 6,37,500 से हमारे एसेट की वैल्यू क्या हो गई है? कम। तो जो लॉस बुक होगा, डेबिट साइड हमारी कम पड़ी है कितने से? 2 लाख से। तो 2 लाख से आपका इम्पेयरमेंट लॉस क्या हो जाएगा? बुक हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? और ये जो इम्पेयरमेंट लॉस है ये कहलाता है IAS 36 इम्पेयरमेंट। एसेट की वैल्यू जब कम होती है तो इम्पेयर्ड होता है आपका एसेट। यहां तक किसी का कोई सवाल हो? क्लियर है? अच्छा, एक चीज ये कि यहाँ पर सबको क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है? एक एंट्री मैंने नहीं बनाई, तो जब भी आपकी एसेट की रिवैल्यूएशन होती है, मैंने आपको कहा था ना कि आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पिछला जितना भी होता है डेबिट करते हो और एसेट को क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। तो वो कर लेना December 31, 2014 में ही आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा और एसेट क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है, तो पिछले 3 सालों का डेप्रिसिएशन जितना भी है वो हमने निकाला था। ये 5,62,500 ये निकाला था। हाँ, 5,62,500। और ये हमारी एंट्री पहले बननी चाहिए थी, सबसे आखिर में इम्पेयरमेंट लॉस वाली एंट्री बनी। 12 ये पहले बननी, बाद में बननी। नहीं, कंपाउंड एंट्री नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि डेप्रिसिएशन हर साल रिकॉर्ड होता है। अब जब डेप्रिसिएशन हर साल रिकॉर्ड होता है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी हर साल में। इम्पेयर्ड बेटा तब होगा जितना आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस रह जाएगा ना, उस हद तक आपका लॉस एडजस्ट हो जाएगा। बाकी का जो अमाउंट होगा वो इम्पेयरमेंट में चला जाएगा, जैसे कि मैंने आपको ये बताया। बैलेंस था आपका 4,37,500। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन एडजस्ट करने के बाद जो रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस, और टोटल जो आपको लॉस हो रहा था, एसेट की वैल्यू जो कम हो रही थी 6,37,500 की कम। 6,37,500 में से 4,37,500 को आपका एडजस्ट होगा रिवैल्यूएशन सरप्लस। बाकी जो एक्सिस निकल रहा है 2 लाख निकल रहा है, तो ये क्या होगा? इम्पेयर्ड होगा। इससे आपके एसेट की वैल्यू क्या होगी? कम। इससे आप जो एंट्री बनाओगे, जिस हद तक आप रिवैल्यूएशन सरप्लस को एडजस्ट कर सकते हो, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हटाने के बाद 4,37,500 तक आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट किया, लॉस को डेबिट नहीं। लेकिन टोटल जो आपका एसेट कम हो रहा है वो 6,37,500 से हो रहा है। तो 2 लाख का लॉस आप बुक करोगे। और ये आपका क्या है? IAS 36, जो आगे चल के हमने पढ़ना IAS 36। यहाँ तक बेटा किसी को अगर कोई सवाल हो किसी का तो मुझसे पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे चलते। देखो, मेरी बात सुन लो सारे बच्चे। कितने बैठे हैं जून वाले यहाँ पर, जिसने जून में अटेम्प्ट देनी है? कितने बैठे हैं यहाँ पर जून वाले जिसने जून में अटेम्प्ट देनी है? ऑलमोस्ट सारे के सारे ही यहाँ पर जून वाले बैठे हुए हैं। जी जी बेटा, बिल्कुल। मैं जैसी क्लास खत्म होगी उसके बाद में शेयर कर दूँ।
देखो तकरीबन सारे बैठे हैं जून की अटेम्प्ट देने के लिए। अब जब जून की अटेम्प्ट देने के लिए बैठे जाऊंगा, आईसीएम में बीबीए या बीकॉम या एमबीए तो है नहीं कि इंपॉर्टेंट पढ़कर चले गए और आईसीएमए का पेपर निकल गया या एसीसीए का पेपर निकल गया या सीए का पेपर निकल गया। इसमें आपको पूरा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो अब पूरा पढ़ने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा आप लोगों को पढ़ाने में, मतलब कि क्लास ड्यूरेशन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। आप लोगों को मेरे साथ मेहनत करनी है, सिर्फ मैं अकेला मेहनत नहीं कर सकता, आप लोगों को भी साथ में जान लगानी पड़ेगी, तभी आप लोग जून की अटेम्प्ट जो है वो दे सकते हैं। तो अब मुझे पता ऑब्वियस सी बात है आप लोग थक रहे होंगे कि सर इतना सारा जो है वो आपने पढ़ा दिया, लेकिन बेटा क्या करें, मजबूरी है। हमने क्या करना है, जून की अटेम्प्ट देनी है। और हम सिलेक्टेड नहीं पढ़ के जा सकते, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम। हमने पढ़ना सारा है, इम्पोर्टेंट तो मैं साथ साथ पढ़ा दूंगा, लेकिन पढ़ना सारा कुछ भी एग्जामिनर हमसे टेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो अभी हम एक और सेशन भी अभी लेंगे, ठीक है। उसके अंदर हम और आगे बढ़ेंगे और ज्यादा डिटेल में, और आई स्टडी 6 जो है वो हम लोग कोशिश करेंगे आज जो है वो स्टार्ट करें। आई 16 पढ़ लिया, आई स्टडी 6 पढ़ लिया, फिर हम इसके कल ताकि हम इसके क्वेश्चन जो है वो कर सकें, ठीक है। तो थोड़ी सी जान आप लोगों को लगानी पड़ेगी।